हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जो एक हम ऐसी स्टेज में आ गए हैं जब हर नेशन हियर एंड देयर वॉर की तरफ जाना चाह रहा है। वॉर एक उसको बेस्ट सॉल्यूशन नजर आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल गवर्नेंस सिस्टम जो है वो प्रोडक्टिव नहीं रहा और एफिशिएंट भी नहीं रहा। इंटरनेशनल गवर्निंग सिस्टम आई मीन द यूनाइटेड नेशन, जिसका मेन फोकस और पर्पज है कि इंटरनेशनल पीस, और इसी मोटिव से उसको बनाया गया था कि फिर हम वॉर की तरफ ना जाएं। 2 वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी हो चुकी है। वॉर एक बहुत डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन होता है। वॉर कोई खेल नहीं होता, वीडियो गेम नहीं है ये। अनफॉर्चुनेटली लोग इसको वीडियो गेम समझते हैं। इसमें लोगों की लाइफ जाती है, ब्लड सेड होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर देश आजकल तो, अब जो युद्ध अगर होगा तो ये धरती पता नहीं जीने लायक रह जाए कि न रह जाए। ये मजाक नहीं है, इट इज वेरी सीरियस बिजनेस। न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगर एक नेशन ने दूसरे पे चलाया तो दूसरा तीसरे पे चला सकता है। कोई भी आज कॉन्टिनेंट में ऐसा कंट्री नहीं है जो इम्यून हो, जिस पर अटैक न किया जा सकता। और राजनेताओं को चाहिए कि वो इफेक्टिवली डिस्प्यूट्स को मैनेज करें, क्योंकि अब जो वॉर होगा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बन गए हैं। सोफिस्टिकेटेड, मिनट भर में लाखों लोगों को मार सकने की क्षमता रखते हैं। आप बात समझें। सेकंड भर में एक वेपन अगर न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोड हो जाए तो लाखों लोग, नहीं, पॉपुलेशन डेंसिटी तो आजकल एक पर्टिकुलर एरिया में करोड़ों लोग रहते हैं, नहीं, वो इवेपोरेट हो जाएंगे विद इन अ सेकंड। कितना डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन है। ऑर्डिनरी जो मशीनरी बन गई है वो भी इतना सोफिस्टिकेटेड है कि अगर सेकंड भर में कई राउंड्स ऑफ फायर्स कर सकने में क्षमता रखती है, वो कितने लोगों की जान मार सकती है। ये पॉलिसी बनाने वाले को इफेक्टिवली इसको हैंडल करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे युग में रह रहे हैं। हमको साइंस ने बहुत कुछ दिया हुआ है। हर प्लेजर के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए सुख सुविधाएं मौजूद है हमारी तरफ। साइंस ने इसको बेहतर बनाया है। हम अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर लें, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर लें, भाई जिस भी मीन्स से हो सके, लेकिन हमें वॉर में नहीं जाना चाहिए। और पर्टिकुलरली इस एज में नेशंस अगर वॉर लड़ेंगी ना, बहुत डिफिकल्ट होगा। अनमेजरेबल, अनइमेजिनेबल लॉस होगा। रशिया यूक्रेन की वॉर में अभी तक 1,30,000 लोग जान गंवा चुके हैं। तो 1,20,000 लोगों की जान जा चुकी है, रशियन लोगों की। उससे कहीं ज्यादा यूक्रेनियन लोगों की जान गई होगी।
और जिस फैमिली का हेड कैंडिडेट अगर मार दिया जाता है तो उसमें फैमिली में नहीं बच्चे बाकी लोग उनका कौन देखता होगा सिस्टम को उनको इमोशनल टच कैसे मिलता होगा। ये लॉस ऑफ लाइफ है फॉर लैंड ग्रैबिंग, ये क्या रिटर्न वापस आ सकेगी? जो लॉस जिंदगी चली गई उन पर हम क्या कर सकते हैं? ये बात सोचने की है। अनफॉर्चुनेटली किसी के पास टाइम नहीं है सोचने की। जीवन को लोग आज के वीडियो गेम समझने लगे हैं। लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ तो मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। इंडीड सचमुच मैं कह रहा हूँ। अभी कल की डेट में 3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके 4 ग्रुप मेंबर्स क्वाड की मीटिंग करते हैं यूनाइटेड स्टेट के अंदर, अमेरिका के अंदर, डेलावेयर में। उस मीटिंग के 2 दिन बाद चाइना इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो 15,000 किलोमीटर 15,000 किलोमीटर की रेंज रखने वाली मिसाइल का टेस्ट किया। जबकि वो चाइना है, वो करीब 20,000 किलोमीटर की रेंज की होगी मिसाइल। नहीं, चाइना के डेटा और कही गई बातों का हम विश्वास नहीं करते। अब आप बताएं, यहाँ से लॉन्च किया है और जाकर के गिरा है वो सदर्न पैसिफिक रीजन में, ओशन में। तो आप समझें कितना डेडलिस्ट कॉम्बिनेशन है आज की कंट्री। अगर उसने न्यूक्लियर वेपन कर रख के लॉन्च कर दिया तो यूएस के किसी भी यूनाइटेड स्टेट के किसी भी स्टेट और किसी भी रीजन में वो बम गिरा सकता है। जब यहाँ से वो बीजिंग से मार सकता है वाशिंगटन तक, तो दिल्ली या फिर बेंगलुरु फिर कहीं और जगह या किसी भी जगह कॉन्टिनेंट में क्यों नहीं मार सकता? तो ये सारी जो अब वेपन्स बन रहे हैं ये बड़ी डेडलीस्ट वेपन है। भारत के पास अग्नि मिसाइल है 5,000 से 8,000 तक। भारत में 10,000 12,000 किलोमीटर की मिसाइल से बना रहा है, यहाँ से यूरोप तक मारेगा। पर्पज क्या है? राजनीति में आता है, मैं पढ़ता हूँ उसको डिप्लोमेसी में, कि बैलेंस ऑफ पावर ये वो रखना है, जरूरी है। आपके पास स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ। लेकिन अगर वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक पहुंच जाए तो कैन बी ए डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन। हम ह्यूमैनिटी की तरफ से डरते हैं। ये जो बड़े मिसाइल्स हैं ना या बड़े वेपन्स हैं, 650 वेपन्स करीब, न्यूक्लियर वेपन वॉर हेड जो है वो चाइना के पास है। उसको 2030 तक 1,000 करने वाला है। तो देखने वाली बात है कि हम कहाँ पहुंचते हैं। लेकिन ये जो फील्डिंग तैयार हो रही है, इसमें यूनाइटेड स्टेट बेनिफिशियरी है। उसको काफी इम्यूनिटी मिली हुई है। रीजन है कि उसका कंट्री की जो लैंडस्केप है यूएस की, वो, क्योंकि यूएस अगर आप देखें तो नहीं, इन सारे लैंड मास से कितना दूर है। और वो मैक्सिको और मैक्सिको ही तो एक बॉर्डर है, बाकी कनाडा उसका अपना एलाई है, तो उसके खिलाफ तो जाता ही नहीं है। तो उसको उससे उसको कोई थ्रेट नहीं है। यूएस एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है
अपनी लोकेशन की वजह से उसको डिफेंस मिल जाता है। वहाँ क्यूबा ज़रूर एक छोटा-सा आइलैंड है, जिससे उसको प्रॉब्लम होती है, जब उसमें रशिया ने मिसाइल्स 1962 में इंस्टॉल किए थे, तब यूएस की आँख खुल गई थी। देखना है कि ये दुनिया किस तरफ जाती है, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा। अगर वॉर नहीं हो रही है कहीं पे तो दैट दैट डज़न्ट मीन दैट वहाँ पीस है, इसका वो मतलब नहीं है। अंदर में बहुत कुछ चल रहा होता है लोगों के दिमाग में। ये सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, मशीनरी और दुनिया की सबसे बड़ी नेवी चाइना के पास है। बाकी सारे चाइनीज़ काफ़ी आजकल एग्रेसिव बिहेवियर रखते हैं और सबसे डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन चाइना के पास क्या बनता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझना बड़ा मुश्किल काम है। कोई भी चीज़ वो ट्रांसपेरेंट नहीं रखता, इससे उसके ऊपर डिस्ट्रस्ट फैलता है। उसके एक्शंस उसके वर्ड में मैच नहीं करता, उसकी स्ट्रेंथ में, उसके तरीके में, उसकी रियल स्ट्रेंथ क्या है, नोबडी नोज़ दैट। केवल आप स्पेकुलेशन कर सकते हैं। जो भी डेटा है वो इंटेलिजेंस से इकट्ठा किया जाता है। तो ऐसे लोगों और उसका एक एग्रेसिव बिहेवियर है, ये भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। एग्रेशन करता है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि वो एक्सपेंशनिस्ट आइडिया उसके पास है, तो ये भी है उसका। उसको डील करना बहुत कॉम्प्लेक्स काम है। अब जब ये 4 कंट्रियाँ मिल करके उसको डील करेंगी, तो डेफ़िनिटली उसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्वाड के जो मेंबर्स हैं। लेकिन फिर से उसमें रशिया उसकी मदद करने आएगा। नहीं, तब ये कॉम्बिनेशन और डेडली हो जाएगा और फिर रशिया और इंडिया, है ना, हेड टू हेड हो जाएँगे, जो आज फ्रेंड हैं। अनफॉर्चुनेटली वॉर के दौरान कौन फ्रेंड बन जाएगा, कौन नहीं, एडवर्सरी हो जाएगा, ये देखने वाली बात बनती है। जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल इक्वेशन सेट होगी ड्यूरिंग वॉर, उस तरीके से चीज़ें सेट हो जाती हैं। जिस तरह सेकंड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये चीज़ें सामने आई थी, पॉलिटिकल इक्वेशन लोगों ने बैलेंस किए और उस हिसाब से अपना काम किया। लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी एक तरफ है, लेकिन ऐसे नेशंस जो रोग नेशन होते हैं, जो वॉर की तरफ, एग्रेशन की तरफ जाते हैं, जिनके दिमाग में नहीं अ, भरा होता है बहुत कुछ दुष्टई, वो है चाइना। आज फिर से जो जर्मनी उधर यूरोप में करता था, वो आज चाइना करने लगा है इस रीजन में। So that's why the security in Asia is threatened. And dispute with India and China is, है ना? आप समझें कि बहुत कुछ यहाँ पे है, जो मैं समझता हूँ। और इसीलिए इंडिया ने अलाइंड, नॉन अलाइंड से अभी वो पार्टनरशिप करने लगा है यूएस के साथ। रीज़न है कि चाइना इस समय भारत की 5 गुनी ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है। इकोनॉमी उसकी और सारी स्ट्रेंथ में, मिलिट्री स्ट्रेंथ में भी ट्रांसलेट होता है। टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। इसलिए इंडिया को वेस्टर्न कंट्रीज की हेल्प चाहिए चाइना को कंटेन करने के लिए। दैट्स व्हाई क्वाड केम इनटू द एग्जिस्टेंस इन रियल टर्म्स। बहुत सारे कोऑपरेशन हो रहे हैं, फील्डिंग तैनात की जा रही है। जो प्रेस ब्रीफिंग आई है, मैंने उसको देखा है क्वाड मीटिंग की, तो अच्छी है। अगर ये सारे नेशंस मिलकर के चाइना के खिलाफ डिफेंस करते हैं, तो डेफिनेटली चाइना को हैंडल किया जा सकता है। लेकिन डेफिनेटली वॉर, यू नो, will lead into disaster.
कंटेन तो किया जा सकेगा, लेकिन डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा वो। नहीं, दोनों तरफ काफ़ी नुकसान हो जाएँगे। नहीं, तो ये वॉर स्ट्रैटेजी, वॉर गेम का हिस्सा बन जाएगा जब तो लड़ने वाले भी जानते हैं कि किस तरह चीज़ों को कंटेन करना है। लेकिन हाँ, चाइना का जो बिहेवियर है वो एग्रेसिव है और वो हमारा इमीडिएट नेबर है। तो उस एक रिस्क तो है इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट। अब क्योंकि बॉर्डर ही डिस्प्यूट नहीं है, नहीं, कुछ लैंड भी क्लेम करते हैं एक-दूसरे के। तो ये भी एक डेडलीएस्ट चीज़ बन जाती है। बॉर्डर तो सेटल हो जाएगा, चलो ठीक है 2-4 किलोमीटर लेफ्ट राइट हो जाएगा। लेकिन जब एक लैंड मास को आप क्लेम करते हैं कि ये हमारा है, नहीं, तब कुछ कहानी और डिफरेंट हो जाती है। तब इससे पता चल जाता है कि आप मामले को सेटल करने वाले जल्दी नहीं हैं, है ना? तो ये सेटल नहीं होगा भारत का मामला। इंडिया नेगोशिएट कर रहा है मीन्स मुझे तो लगता है कि टाइम बाय कर रहा है। कि तब तक अपनी कैपेसिटी डेवलप कर लिया जाए कि चाइना को अगर इक्वेशन बैलेंस रहेगी तो अटैक नहीं होगा। अगर इंडिया को उसमें कमज़ोर नज़र आता है तभी दूसरा अटैक करता है। नहीं, स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, डॉक्टर कलाम ये कहते थे। नहीं, तो ये बात सच है। अगर आप ताकतवर नहीं रहेंगे तो आप पर अटैक पॉसिबल है। तो इंडिया इसलिए अभी के लिए इसने एक दीवार क्वाड के रूप में खड़ा कर लिया है और इसी के बिहाइंड ये अपनी वॉल तैयार कर रहा है, कैपेसिटी डेवलपमेंट, है ना? तो इसीलिए उसमें मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी कुछ है जिसमें भारत की कैपेसिटी अ, यू नो डेवलप करने की बात हो रही है। जिसमें मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इंजन्स, फाइटर जेट्स, बाकी सारी चीज़ें, मिसाइल्स भारत में डेवलप बेहतरीन हो जाती है। लेकिन मिसाइल्स और वॉर भी अगर लड़ा जाएगा, आजकल वॉर लड़ना इतना आसान नहीं है। आपके पास इकोनॉमी चाहिए, नहीं, और अदरवाइज़ आप वॉर नहीं लड़ सकते। आपकी हार्ड इकोनॉमी मतलब होनी चाहिए, स्ट्रेंथफुल इकोनॉमी होनी चाहिए, तभी आप वॉर भी लड़ सकते हैं। अदरवाइज़ वो वॉर 4-6 महीने चलेगी और लेट्स सी चीज़ें कहाँ जाती हैं। लेकिन मैं अभी चिंतित हो रहा हूँ उधर व्लादिमीर पुतिन के ऊपर। अभी उसने मीटिंग किया है, न्यूक्लियर अथॉरिटी कमांड को बुलाया हुआ है, एनुअल मीटिंग करता है। तो उसमें भी उसने कहा कि हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर देंगे, अगर हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ रशिया इज़ थ्रेटन्ड बाय एनी वे, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब नाटो अगर अटैक करता है रशिया के ऊपर कलेक्टिवली, नाटो मीन्स कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम, तो फिर रशिया एग्रेशन में आकर के उसका इस्तेमाल कर देगा और फिर उसका इस्तेमाल करेगा तो रशिया के ऊपर फिर वो लोग इस्तेमाल करेंगे। फिर एक फुल फ्लेज्ड अगर वॉर छिड़ गई, यूएस और यूरोपियन यूनियन जो है वो बिजी हो गए रशिया को कंटेन करने के लिए, तो इधर इंडिया को डिफेंस करने वाला कोई बचेगा नहीं, तो चाइना फिर अटैक इधर से शुरू कर देगा। नहीं, चाइना रुका इसलिए है, वॉर नहीं कर रहा है, रीज़न है उसके पीछे अ, ये क्वाड ग्रुपिंग है, अदरवाइज़ वो वॉर पे आ गया होता। तो लेट्स सी फ्यूचर डेवलपमेंट क्या होगा। इंडिया भी उतना कमज़ोर नहीं है। लेकिन हाँ, इंडिया के पास अभी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है। अगर सप्लाई चेन रिस्ट्रेन्ड होती है, तो प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी डिफेंस के लिए। तो अगर वो वॉर में अमेरिका, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ एंगेज्ड हो गई रशिया के साथ, तो इंडिया की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है ना? और सप्लाई चेन डिस्टर्ब जिस तरह भी रशिया वॉर में उलझा है, तो भारत के पास डिफेंस नहीं आ पा रहा है ना? एस-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, अभी उसका कुछ सेगमेंट आना बाकी है और सारे इक्विपमेंट अभी आने बाकी हैं। तो इस तरीके से सप्लाई चेन में प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मल्टीपल ऑप्शंस इंडिया सेलेक्ट कर रहा है
multiple supply chains so that the resilience of supply डिस्टर्ब ना हो। तो देखते हैं कि किस तरफ चीजें अनफोल्ड होती हैं, लेकिन मैं वॉर की तरफ जाने से अवॉइड करता हूँ। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि अवॉइड हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह चीजें अनफोल्ड हो रही हैं और एक बड़ा क्रिटिकल जंक्चर है। तो देखते हैं कि चीजें किस तरफ जाती हैं। So thank you very much, my friends.